बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी इंडिया और रशिया को लेके और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स को लेके कि आपने देखा कि इंडिया जो है उसने ज्वाइन कर लिया है रशिया के अंदर जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं रशिया और बेलारूस की, ठीक है, ड्रिल एक्सरसाइजेज। तो इसको ज्वाइन किया है, इसके इम्पैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए न्यूज़ क्या है हमारे पास, इंडिया ज्वाइंस रशिया बेलारूस ड्रिल्स अमिड न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च रिहर्सल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये कोई मामूली जो है वो ड्रिल्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी जो है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हम इससे दो मैसेज देख रहे हैं। एक तो ये कि एक यूएस को एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि भाई यूएस या नेटो को कि हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इन फ्यूचर यूक्रेन में या नेटो के ऊपर जो है वो यूज करना पड़ता है तो हम उसके लिए रेडी हैं। सबसे पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि भाई मैं आइसोलेशन में नहीं हूं, यानी रशिया ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं आइसोलेशन में नहीं हूं, इंडिया जैसे पार्टनर्स मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस टाइम पे हम ये मान सकते हैं कि तीसरा बड़ा जो है वो ग्रोइंग कंट्री है, तो उसके साथ मौजूद है, उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मौजूद है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं और खास करके एक ऐसे मौके पे जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं और इंडिया वहां पे मौजूद है, तो इंडिया के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर होगा कि भाई आप जो है वो अमेरिका के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड से 50% टैरिफ ऑलरेडी इनके ऊपर लगा हुआ है, जबकि हमने रिसेंटली देखा 2 दिन पहले कि भाई इंडिया और यूएस जो हैं वो रेडी हैं ट्रेड टॉक्स के ऊपर। तो शायद कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए, लेकिन एक साइड से इंडिया जो है वो बातचीत करना चाह रहा है, दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि भाई वो रशिया के भी मजीद करीब हो रहा है। जैसे ट्रंप ने लास्ट ट्वीट किया था एक हफ्ता पहले कि भाई चाइना और इंडिया जो है बहुत डीप कहीं चले गए हैं और वो बहुत ज्यादा रशिया के क्लोज हो गए हैं, तो शायद अब उनका दोबारा से अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होना पॉसिबल ना हो। तो हम देख रहे थे कि भाई ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं और चीजें बदल रही हैं, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया कैसे जो है वो अपने आप को मेंटेन करेगा। तो ये अल जजीरा की न्यूज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्यूटन साहब जो है वो फौजी यूनिफॉर्म पहने हुए जो है वो इस ड्रिल को देख रहे हैं, इसका मुआयना कर रहे हैं जो बेलारूस के अंदर कंडक्ट हो रही है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी यहाँ पे जो है वो साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मोदी साहब के प्यूटन साहब के साथ रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और वो वही जो एक उनकी कन्वेंशनल अलायंस थी जो पुराने टाइम से चली आ रही थी 1950 से, उसको बरकरार रखे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतने प्रेशर के बावजूद इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इंडिपेंडेंट रखे हुए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इसकी जगह आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें या किसी और मुल्क की भी, तो बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया एक मुल्क को बहुत बुरा भला कह रही हो, जैसे कि रशिया, कि भाई वॉर आप कर रहे हैं और पूरा वेस्ट जो है, जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है वो इनके खिलाफ है रशिया के, लेकिन फिर भी आप उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस को शो करता है, या आप दिखाता है कि आप जो है वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जो है वो ट्रंप साहब से तो दूरियां हो रही हैं फिलहाल, तो उसको डिस्कस करेंगे हम। अब इंडिया की पार्टिसिपेशन को डिस्कस करते हैं, तो इंडिया की साइड से 65 ट्रूप्स जो है वो भेजे गए हैं, ठीक है, और वो ज्वाइन करेंगे ये जो रशिया के अंदर जो है होंगी। बेसिकली इसका नाम है जैप्ट 2025 मिलिट्री ड्रिल्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है जी। 2025 ड्रिल्स का जैप्ड है और ये रशिया जो है वो लीड कर रहा है। हो रही कहाँ पे है ये ड्रिल्स? हो रही है बेलारूस के अंदर, रशिया के अंदर नहीं हो रही, बल्कि बेलारूस जो उनके साथ जो कंट्री है वहां पे हो रही है। और जो न्यू दिल्ली या इंडिया है वो अपनी क्लोजनेस जो है वो बरकरार रखे हुए है मॉस्को के साथ। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिबेटेबल कि भाई क्या इंडिया जो है वो मजीद प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा। सो फिलहाल तक यही लग रहा है कि वो प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और यूएस को जो है वो टफ टाइम देने के लिए तैयार है और वो कोशिश कर रहा है बैलेंस किया जाए, क्योंकि इस टाइम पे उसकी जो यूएस के साथ जो ताल्लुकात हैं 50% टैरिफ के बाद वो बहुत ज्यादा लो हैं, या आप ये कह लें कि तारीख में हिस्टोरिकली कभी भी अमेरिका के और इंडिया के रिलेशंस इतने लो नहीं हुए जितने कि अभी हम ये देख रहे हुए हैं। और जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, हालांकि ट्रंप साहब के फर्स्ट टर्म में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो इंडिया अभी भी ट्राई कर रहा है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ और यूएस के साथ, क्योंकि रशिया उसका ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर है। हमने जब 1950s में हमने देखा, हम 1947 में जब आजाद हुए इंडिया और पाकिस्तान, तो हमने जो है वो अमेरिका को चूज किया एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर या डिफेंस पार्टनर के तौर पे, और हम अमेरिका को रुख किया, जबकि इंडिया जो है वो नॉन अलाइड मूवमेंट का हिस्सा बना और उसने जो है वो रशिया को चूज किया और काफी ज्यादा फायदे वहां से हासिल किए। तो रशिया उनका एक पुराना दोस्त है और अब भी जो रशिया इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है 50%, जाहिर बात है रशिया की वजह से लगा है। तो अब भी अगर इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है रशिया को 50% टैरिफ के साथ भी, तो अल्टीमेटली रशिया के दिल में उसके लिए मजीद इज्जत बढ़ेगी कि यार ये मेरी वजह से प्रेशराइज हो रहा है या प्रेशर एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको मैं मजीद जो है फैसिलिटेट करूं, तो ये उसको बेनिफिट देगा।
जबकि दूसरी साइड से इंडिया यूएस के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट जो है चाइना का वो इसी में है। क्योंकि चाइना और इंडिया का जो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं वो कि अभी इनके हालात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी जैसे आपस में नहीं बनती, तो जाहिर बात है वहां पे यूएस और चाइना की भी नहीं बनती, तो इसे यूज कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल हमें कम ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है अगर हम उसको डिस्कस करें, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई इंडिया अपनी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा है बावजूद प्रेशर के, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और उसका नेशनल इंटरेस्ट यही है कि वो चीप ऑयल परचेज करे, ठीक है जी, इसी तरह से डिफेंस की चीजें परचेज करे रशिया से, तो ये उसको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिहर्सल भी यहाँ पे होगी इनके अंदर जी, ठीक है, रशिया और बेलारूस के अंदर जो हो रही है, तो यहाँ पे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है कि अब ये नॉर्मल ड्रिल्स नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप ये समझ लें कि फ्यूचर की तैयारी है, ठीक है। फ्यूचर की तैयारी क्या है कि फ्यूचर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि शायद नेटो जो है वो मजीद अपने आप को जो है वो मजीद यानी कि रशिया के तरफ जाए और वॉर मजीद आगे बढ़े। जैसे आप देख रहे हैं पोलैंड जो है वो इस टाइम पे वॉर में किसी ना किसी शक्ल में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि रशिया के ड्रोन्स वहां पे आ रहे हैं तो वो गिरा रहा है। इसी तरह से जो है वो फ्रांस काफी ज्यादा एग्रेसिव है और वो जो है वो इस टाइम पे रशिया के खिलाफ निकला हुआ है। तो इस तरह की हमें चीजों से अंदाजा ये हो रहा है कि फ्यूचर में अब ये अंदाजा हो चुका है रशिया को कि अगर उसे खुद की प्रोटेक्शन करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स की प्रैक्टिस करे, ताकि किसी भी टाइम उसे यूज करना पड़े या एक थ्रेट कम से कम देना पड़े कि भाई देखो मैं तो तैयार हूं इसके लिए। तो वो यही मैसेज देना चाह रहा है अमेरिका और उसके एलाइज को कि मैं तैयार हूं, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ इस टाइम पे पावर भी है, और वो क्या है जी, इंडिया है या बेलारूस या ईरान जैसे ममालिक जो है वो शामिल हैं। तो ये यूक्रेन में 2024 में कुछ ऐसा मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल और नेक हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिनको टेस्ट किया गया था, अब उनको यहाँ पे ड्रिल किया जाएगा। इसी तरह से बेलारूस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज की, ठीक है, स्मॉल आर्म्स टू न्यूक्लियर वॉर हेड्स, यानी छोटे जो है वो हथियारों से लेके बड़े बड़े जो वॉर हेड्स हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के, वो भी हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक थ्रेट ही देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें जब भी जरूरत पड़ी हम कुछ भी यूज करेंगे, चाहे हमें न्यूक्लियर पावर ही यूज करनी पड़े। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई हालात अगर इसी तरह से रहते हैं जैसे कि अभी इस टाइम पे जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, चाहे 2 साल बाद जाएं, 4 साल बाद जाएं, ठीक है, लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे मूव कर रही हैं। जैसे आपने देखा ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि भाई किसी भी इत्तेहादी के ऊपर अगर अटैक होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 5 के तहत, जो नेटो का आर्टिकल 5 है, उसके तहत वो मिलिट्री फोर्स को यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि रशिया अगर पोलैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर या किसी भी और मुल्क के ऊपर अटैक करता है, तो जाहिर बात है हम आगे से रिस्पॉन्स करेंगे। स्केल्स ऑफ एक्सरसाइजेस की बात करें कि किस लेवल पे हो रही हैं, तो बेसिकली जो प्यूटन साहब हैं वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और काफी बड़े लेवल पे जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अंदाजा करें 1 लाख ट्रूप्स जो है वो इसके अंदर हिस्सा लिया हुआ है, तो आप इसको अंदाजा कर लें कितने तो वॉर में भी शामिल नहीं होते। एक जंग होती है तो उसमें भी शायद इतने फौजियों को एकदम से शामिल नहीं किया जाता, हालांकि इनकी ऑलरेडी जो है वो इस टाइम पे वॉर में ये एंगेज है रशिया यूक्रेन के साथ, तो वहां पे भी एंगेज है, फिर भी जो है ये 1 लाख ट्रूप्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं इनके। तो ये मैसेज है कि भाई हम जो है फुल टाइम तैयार हैं, और ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि भाई यूनियन स्टेट्स जो हैं वो उनकी साथ में मिलके कर रहे हैं। यानी जैसे बेलारूस तो पहले एक टाइम पे सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, जाहिर बात है, अब अलग मुल्क बना, लेकिन वो एक तरह से कॉमन कल्चर ही शेयर करते हैं, तो वो उसके साथ मिलके कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें ईरान भी शामिल है, याद रखिएगा। अब ईरान की जो शमूलियत है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ईरान को भी, जो आपने देखा जो वॉर हुई है इसराइल के साथ, तो उसमें क्या हुआ कि ईरान को भी आइसोलेट करने की कोशिश की गई, और ईरान भी जो है वो इस टाइम पे अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 आप मान लें या वेस्ट का मान लें, कि वेस्ट ने जो है वो इस पे पाबंदियां लगाई दोबारा से फिर से, और जिस तरह से अभी इसके साथ जो है वो बर्ताव रखा जा रहा है, तो ईरान भी रशिया की तरफ जा रहा है। यानी हर वो मुल्क जिसके साथ अमेरिका अच्छा नहीं कर रहा, उसके पास अब यही ऑप्शन है कि वो दूसरे ब्लॉक में चला जाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स हमें नजर नहीं आ रही, मल्टीलैटरलिज्म हमें नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि चाइना और रशिया तो एक साइड पे हैं, तो चाहे चाइना को ज्वाइन कर लें चाहे रशिया को ज्वाइन कर लें, जैसे पाकिस्तान ने जो है चाइना को ज्वाइन कर लिया, अगर रशिया को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं भी किया, सो फिर भी ये एक ही ब्लॉक का हिस्सा है। इसी तरह से ईरान जो है वो इस टाइम पे रशिया के ड्रिल्स में शामिल है, ये भी एक मैसेज है कि भाई ईरान अकेला नहीं है, और वो भी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है खुद को वॉर के लिए। तो यूएस की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यूएस की जो मिलिट्री है वो इस टाइम पे ऑब्जर्व कर रही है क्लोजली इन ड्रिल्स को, और देख रही है कि भाई क्या मामला जो है वहां पे बनने जा रहे हैं, और किस तरह से जो है ये प्रैक्टिस जो है वो आगे बढ़ेगी, और इससे क्या मैसेजेस जो है वो कन्वे किए जा रहे हैं इस टाइम पे।
इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें रशिया शामिल, बेलारूस शामिल, इंडियन ट्रूप शामिल हैं, ईरान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, बोरिकिया शामिल है, फस्को शामिल है, डीआरई शामिल, यानी बहुत सारे ममालिक जो है उसके अंदर शामिल हैं। वो कि पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर शामिल फिलहाल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया, या पाकिस्तान जो है वो नहीं गया इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान शायद इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो बेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो हालात टफ है। ईरान की जो प्रेजेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी मिलिट्री पार्टनरशिप जो है रशिया के साथ वो शेयर कर रही है, और वो कल को जब अगर दोबारा से हालात खराब होते हैं तो रशिया जो है उसको सपोर्ट करेगा। जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये शो ऑफ फोर्स जो है वो बेसिकली यूरोप और नेटो को जो है वो डराने के लिए है, जिसमें हमने देखा कि पोलैंड जो है शायद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक में भी पोलैंड या फ्रांस जो है वो इस वॉर के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि पोलैंड के तो डायरेक्ट बॉर्डर है। तो पोलैंड के ऊपर इस टाइम पे रशियन ड्रोन्स आ रहे हैं पिछले 2 महीने से, और उनको पोलैंड के अंदर इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। सो पोलैंड के ऊपर ड्रोन्स क्यों आ रहे हैं, सवाल तो ये है। हालांकि यूक्रेन इन्वॉल्व है तो पोलैंड तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि यूक्रेन के पास जितनी मशीनरी है, जो भी पहुंचता है वो सारे का सारा पोलैंड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। जैसे हमें भी ये कहा गया था कि भाई हमारा जो यहाँ से असला है वो पोलैंड जाता है और वहां से यूक्रेन जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया की पार्टिसिपेशन जो है वो 50% टैरिफ की वजह से, और वो मजीद इस टाइम पे अमेरिका को टफ टाइम देना चाह रहा है, थ्रेट करना चाह रहा है कि भाई मेरे साथ डील करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ जाके बैठूंगा, जो कि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और हकीकत यही है कि अगर इंडिया जैसा पार्टनर, जिसके ऊपर पिछले 2 डिकेड्स में अमेरिका ने अच्छा खासा जो है वो इन्वेस्ट किया है, अगर वो दोबारा से रशिया की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या चाइना की तरफ, जैसे आपने देखा अभी एससीओ समिट के अंदर जो है काफी ज्यादा हमने झुकाव देखा है, और हमने दोबारा से जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज सुनी है कि ग्लोबल साउथ में इस टाइम पे जो है चाइना अगर लीड करेगा तो इंडिया भी उसके साथ आगे जाएगा, तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ग्लोबल साउथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को रिकग्नाइज करवा रहा है, और ऐसे में जो है वो अमेरिका या वेस्टर्न जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने एलाइज खोता जा रहा है। तो ये जो हमारा जो साउथ एशिया है या एशिया है, एशिया के अंदर अब हम ये देख रहे हैं कि शायद अमेरिका की वो प्रेजेंस हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि उसकी पॉलिसीज शिफ्ट हो रही हैं, और ये लॉन्ग टर्म में शायद उसको नुकसान देगा। तो अब देखते हैं कि भाई ये मजीद हालात जो है किस साइड पे जाते हैं, और इंडिया जो है कितना सस्टेन करता है इस प्रेशर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।